सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ के महत्वपूर्ण सूत्र जो मैथ में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र। जो बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करा चुका हूँ। उन वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बीजगणित के सूत्र में सबसे पहला जो सूत्र है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कैसे खोलना है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है जो पहली वाली संख्या है उसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस यहां लिख देंगे 2 और इन दोनों पदों की कर देते हैं आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस के बी स्क्वायर। अगर माइनस का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 2 और यहाँ लिख देंगे a b। नंबर 3 में जो सूत्र है बहुत ही सूत्र है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे खोलते हैं, पहली वाली संख्या का हम क्यूब करेंगे तो यहाँ जाएगा a की क्यूब, प्लस यहाँ जाएगा b की क्यूब, और प्लस यहाँ लिखेंगे 3ab, और जो ब्रैकेट है उसे दोबारा से यहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। इसी प्रकार से हम a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो आएगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, और यहाँ जाएगा a माइनस b। अगला फॉर्मूला है a की घात 3 माइनस b की घात 3। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम माइनस का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ आएगा a माइनस b, और अगले ब्रैकेट में यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab। अब हम फॉर्मूला खोलेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। अगर हम प्लस का फॉर्मूला खोलते हैं तो यहाँ आता है a प्लस b। अगले वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा माइनस के ab। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर 3 पद दिए हुए हैं तो 3 पद का हम होल स्क्वायर किस तरह से खोल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे, a स्क्वायर, b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर। फिर इन दोनों की गुणा का दुगुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2ab। फिर हम इन दोनों की गुणा का दुगुना करेंगे तो यहाँ आएगा 2bc। फिर लास्ट वाले पद की और पहले वाले पद की गुणा का दुगुना तो यहाँ जाएगा 2ca। इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये माइनस वाला है। तो माइनस वाला फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, शुरू के 3 पद जो हैं यहाँ हम प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर इन दोनों की गुणा का दुगुना करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 2ab। इन दोनों की गुणा का दुगुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो प्लस का आएगा 2bc। फिर लास्ट वाले पद की और पहले वाले पद की तो आएगा माइनस के 2ca। ये फॉर्मूला है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc का फॉर्मूला खोलना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b प्लस c, और अगले ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस के ca। इसका फॉर्मूला है। अब इसी से एक नया सूत्र बन जाता है, यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 दिया हो, अगर a प्लस b प्लस c का मान 0 है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो पूरा पद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो नया सूत्र बन जाएगा इसका a की क्यूब प्लस b की क्यूब और प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, ये बन जाएगा 0। इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब और प्लस c की क्यूब बराबर आ जाएगा 3abc। तो इससे एक नया फॉर्मूला हो जाता है वाला। तो बीजगणित के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो ये हैं, आप 10 के 10 फॉर्मूले आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूले को हम एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, जहां a है वहां x लिख सकते हैं, जहां b है वहां y लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले जो खोलने का मेथड होता है वो यही होता है। इसमें जो अगला टॉपिक है कक्षा 10 की मैथ में जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में जो लगने वाले सूत्र हैं उसमें पहला सूत्र आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमसे पूछता है कि में से किस तरह से निकालना है या एचसीएफ किस तरह से निकालना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। एक सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अगर हम भाज्य को मान लेते हैं a, माना यदि हम भाज्य बराबर a मान लें और भाजक को b मान लें, भागफल को हम q मान लें तथा शेषफल को हम मान लेते हैं r। अब ये वाले मान जब हम इसे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a बराबर बी क्यू, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा q और प्लस r। तो ये सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसमें क्या होता है कि जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है b वाले पद से। तो इसमें जो b वाला पद होगा वो ये हो जाएगा। तो r की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 भी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा b से छोटी होगी। b का मतलब क्या है, भाजक से हमेशा छोटी होती है। इसी चैप्टर में जो अगला फॉर्मूला आता है वो होता है शांत और अशांत के लिए, कि कौन सा पद शांत है और कौन सा पद अशांत है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा, सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8, क्या 17, यहाँ हम 25 लिख लेते हैं, इन दोनों की गुणा कर लेंगे 17/8 गुणा 25, या यहाँ पर 200 भी लिख सकते हैं कि 17/200 लिखा हुआ है। तो सबको आपको करना क्या है, शांत और अशांत के लिए सबसे पहले जो नीचे वाले पद है इनके क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 8 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और 25 के फैक्टर कितना आएंगे, 25 के फैक्टर आएंगे 5 गुणा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसे हम लिख लेंगे 5 की घात 2। तो इसको हम लिख लेंगे 17/2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब शांत और अशांत चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो हर वाला पद है उसमें 2 की घात कुछ भी हो और 5 की घात भी कोई सा पद हो, तो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो शांत के लिए सूत्र होता है, यहां हम ले लेंगे, चूंकि जो हर वाला पद है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसलिए वो क्या है, शांत कहलाएगा। अगर ये 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, इन दोनों में से कोई अकेला पद है तब भी शांत कहलाएगा, चाहे वो 2 हो, 2 की घात कुछ भी हो या 5 की घात कुछ भी हो। इन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा पद नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरा पद है तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसमें केवल यूक्लिड विभाजन और शांत और अशांत वाला फॉर्मूला है। इस आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में जो फॉर्मूला लगेंगे वो कौन कौन से हैं। इसमें जो अगला चैप्टर आता है वो आता है बहुपद। तो बहुपद में कौन कौन से सूत्र लगेंगे उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें 2 टाइप के सूत्र हैं। पहला है द्विघात बहुपद। अगर द्विघात का बहुपद है तो हमें क्या करना पड़ता है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालना पड़ता है। तो बहुपद किस टाइप का दिया होगा, आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया होगा, सपोज करो वो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद की हम तुलना कर लेंगे इस वाले बहुपद से, तथा उसके हम शून्यांक मान लेते हैं। शून्यांक हम मानते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हम शून्यांक मान लेंगे। फिर यहां हम लिखते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बहुपद दिया हुआ है उसकी कंपेयर करेंगे, ABC के मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद मूल मान लेते हैं इसके अल्फा कोमा बीटा, और फिर यहाँ पर योगफल निकाल देंगे माइनस के b/a। इधर होता है शून्यांकों का योग। अगर हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं तो सूत्र हो जाएगा इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये सूत्र ले जाएंगे द्विघात बहुपद के। अब इसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में कौन कौन सूत्र लगेंगे, त्रिघात बहुपद, आपको बहुपद दिया होगा उसके हम कंपेयर करेंगे ax³ प्लस vx²
प्लस सी एक्स प्लस डी से उसके हम मान लेते हैं शून्यांक मान लेंगे अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। फिर इनके मूल शून्यांकों का योग निकाल लेंगे तो सूत्र हो जाएगा इसका है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा। इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा सी बटे ए। एक सूत्र ये हो जाएगा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र है वो है डी बटे ए। तो ये सूत्र है द्विघात बहुपद का और ये सूत्र है त्रिघात बहुपद का। तो सबसे पहले हमें इसी दिए गए बहुपद की कंपेयर करके तुलना करके एबीसी के मान निकालने के बाद योगफल निकाल देते हैं और फिर गुणनफल निकाल देते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो लगने वाले सूत्र हैं वो केवल यही है। इसमें जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको फॉर्मूला पूछेगा, आपको दो समीकरण दी हुई होंगी, उन समीकरण की कंपेयर करेंगे। जो पहली वाली समीकरण होगी उसकी हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। पहली वाली द्विघात बहुपद की इससे कंपेयर करेंगे और जो दूसरी समीकरण दी हुई होगी उससे करेंगे a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करने के बाद समीकरण एक की जब तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 के मान निकाल लेंगे। समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। ये वाले मान निकालने के बाद हमें फिर चेक करना है कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं होते दोनों अनुपात तो क्या कहलाता है, वो प्रतिच्छेद कहलाता है। अब यही जो कंडीशन है वो तीन टाइप से पूछता है। पहली कंडीशन तो पूछता है कि प्रतिच्छेद है या नहीं है, या फिर पूछता है संगत है या नहीं है, या फिर पूछता है अद्वितीय हल। तो ये जो सूत्र है पहला वाला a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये जो फॉर्मूला है आपको एग्जाम में तीन टाइप से यूज करने के लिए कह सकता है। अगर कहता है प्रतिच्छेद तो हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है, संगत कहता है तब भी हमें ये कंडीशन चेक करनी है, और अद्वितीय हल कहता है तब भी हमें यही कंडीशन एग्जाम में चेक करनी है। इसमें जो अगला फॉर्मूला है वो आता है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर इन तीनों के अनुपात बराबर बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं ये जो रेखाएं दी हुई है वो क्या है, संपाती है और संगत है और इनका अपरिमित रूप से अनेक हल भी है। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको तीन टाइप से एग्जाम में यूज करने के लिए कह सकता है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये कहलाएगी संपाती और ये कहलाएगा संगत और ये कहलाएगा अनेक हल। अनेक हल वाली कंडीशन भी यही रहेगी। इसमें जो अगली कंडीशन है वो है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो तो बराबर आएगा, लेकिन जो तीसरा वाला पद है वो बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है या असंगत है या फिर कोई हल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन में खुद देता है कि बताइए कि जो दी गई रेखा युग्म है वो संगत है या असंगत है, अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, या प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या समांतर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली समीकरण की पहली वाली से कंपेयर करेंगे, दूसरी वाली समीकरण की दूसरी से कंपेयर करेंगे, फिर इनका हम मान निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कौन सा अनुपात सही है कौन सा गलत है। इसमें जो अगला चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। इसमें पहले फॉर्मूले हैं वो, इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे एक तो लगेंगे बीजगणित वाले जो हमने पीछे भी लिखवा है 10 के 10 फॉर्मूले, इनमें से कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाता है। फिर इसमें आता है द्विघाती सूत्र। इसमें पूछता है कि द्विघाती सूत्र कौन सा है। तो द्विघाती सूत्र किसे कहते हैं, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र, इसे दोनों का एक ही नाम है मूल सूत्र। द्विघाती सूत्र कह सकता है या फिर कह सकता है मूल सूत्र। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में आता है 2a। इसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र है, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। अब इस फॉर्मूले की लगाने की पहचान क्या होती है, इस फॉर्मूले की लगाने की पहचान ये होती है, आपको कोई द्विघात समीकरण दी हुई होगी एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और यहां हम लिख लेते हैं प्लस के 2 बराबर 0, और आपसे कहता है कि इस द्विघात समीकरण गुणनखंड कीजिए, इस द्विघात समीकरण को
सोल्व कीजिए। अब हम देखेंगे इसके फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके फैक्टर क्या करेंगे, गुणा करने पे 2, घटाने पे 4, इसके फैक्टर नहीं होने के। तो जब फैक्टर नहीं होते तो हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं द्विघाती सूत्र या मूल सूत्र या फिर श्रीधराचार्य, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का मेथड क्या है, मेथड ये है कि जो समीकरण दी हुई है इसके हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। कंपेयर करने के बाद abc की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वाले मान में पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसी में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति की पहचान कैसे पड़ती है कि मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें पता करना पड़ता है विविक्तर। तो विविक्तर का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर v² माइनस 4ac। ये सूत्र है d बराबर v² माइनस 4ac। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण दी हुई है, सपोज करो ये समीकरण दी हुई है, इसके हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, abc के मान निकालेंगे और वो वाले मान हम इसमें रख के पता करेंगे। अब यदि d का जो मान है अगर वो 0 आता है, यदि d का मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं जो मूल हैं वो क्या है, बराबर हैं। अगर d का मान 0 आएगा तो मूल क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे या फिर समान कहलाएंगे। बराबर या फिर समान कहलाते हैं। अब इसी में अगर यदि तुम्हारा जो d का मान है वो क्या आता है, 0 से बड़ा आता है, या हम कह सकते हैं कि d का मान जब प्लस का निकल का आता है, जब d का मान प्लस का निकल का आए तो हम कह सकते हैं जो मूल है वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक। क्या कहलाएंगे, वास्तविक। अगर d का मान 0 से क्या है, छोटा है, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक है, माइनस का है, तो मूल क्या कहलाएंगे, आभासी। आभासी कहलाएंगे, काल्पनिक कहलाएंगे और अपरिमेय कहलाएंगे। तो ये पहचान है विविक्तर निकालने की एग्जाम में। वास्तविक या परिमेय या मूल बराबर समान, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए कि मूल बराबर है, समान है, काल्पनिक है, आभासी है, परिमेय है, अपरिमेय है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विविक्तर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें जो अगला चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है समानता श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं एपी, शॉर्ट में इसे एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो एपी बोलेंगे शॉर्ट में। इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं, अगर हमें दी गई श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, या हम कह सकते हैं nवां पद ज्ञात करने के लिए, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां जो a होता है वो कहलाता है प्रथम पद, a कहलाता है प्रथम पद, n कहलाता है पदों की संख्या कि कितने पद हैं, पदों की संख्या, और d कहलाता है सर्वांतर, किन पदों में कितना अंतर है वो कहलाता है d, सर्वांतर कहलाता है। n पदों का योग, n पदों का योग, तो n पदों का जो योगफल का सूत्र है वो होता है s n बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। ये फॉर्मूला तब लगता है हमारे पास a का, n का और d का मान दिया हो। एक फॉर्मूला ये लगता है जब हमें l का मान पता हो, यानी कि अंतिम पद पता हो, तो ये सूत्र लगता है n/2 a प्लस l। ये सूत्र लगता है जब हमें अंतिम पद पता हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं और वहां से मान निकाल लेते हैं योगफल का। अब इसमें एक सूत्र होता है अंत से, अगर हमें किसी श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना है, अगर किसी श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो सूत्र होता है इसका l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी का। अब इससे जो अगला चैप्टर है वो है त्रिभुज। त्रिभुज में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज चैप्टर है। त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है सर्वागसम और समरूपता के नियम। तो सर्वागसम के लिए देख लेते हैं पहले, सर्वागसम कैसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। दो त्रिभुजों को सर्वागसम सिद्ध करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो होते हैं कि हम दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर दिखा दें, या फिर हम एंगल
साइड एंगल यानी कि दो कोण और एक साइड, या फिर साइड एंगल साइड, या दो कोण मतलब कि दो भुजाएं और एक कोण, ये होते हैं सर्वागसम के सिद्ध करने के नियम। इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो इस तरह से होता है, इस सर्वागसम का निशान होता है। अब आता है समरूपता। तो समरूपता के कौन कौन से नियम होते हैं? समरूपता के नियम होते हैं कि समरूपता में हम दो कोण या दो भुजाएं या फिर एक कोण एक भुजा या फिर भुजा कोण, इनको हम क्या दिखा सकते हैं? बराबर दिखा सकते हैं। तो दो त्रिभुज का हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और समरूप का जो निशान होता है वो इस तरह से होता है। इसमें जो अगला चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो सूत्र है वो कौन कौन से हैं? निर्देशांक ज्यामिति के जो सूत्र हैं वो आते हैं कि सबसे पहले आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी तो सूत्र कौन सा लगता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र है इसका d बराबर अंडरवुड x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इसे हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का। अब इसमें जो अगला सूत्र आता है वो आता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अगर हमें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने तो सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र होता है इसमें अनुपात दिए होते हैं m1 और m2, दो बिंदु दिए हुए होंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र लगता है। एक होता है y बराबर m1 y2 m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र है अंतः विभाजन का। अगर हमें सवाल में कहा गया है कि बाह्य विभाजन, कि बाह्य विभाजन के निकालने, तो बाह्य विभाजन में क्या होता है? जहां इसमें प्लस है वहां क्या करना पड़ता है? केवल माइनस। तो m1 x2 माइनस m2 x1 और बटे में आ जाएगा m1 माइनस m2, कोमा y बराबर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे में आ जाएगा m1 माइनस m2, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो अंतिम विभाजन में लगाना है प्लस और बाह्य में लगाना है माइनस। इसमें जो अगला फॉर्मूला आता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं? तो इसका सूत्र है वो है 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस x2 y1 x3 y2 और माइनस x1 y3, ये सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चैप्टर नंबर 7 में जो केवल इतने ही फॉर्मूले लगेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, अंतः विभाजन के लिए और बाह्य विभाजन के लिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर आप एग्जाम में कहता है कि दो बिंदु मतलब कि बिंदु दिए हुए होंगे और आपको सिद्ध करना है कि बिंदु संरेख है, तो संरेख में क्या करना पड़ता है? संरेख में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम लगाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो संरेख के लिए क्या करना है? यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस करना क्या है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो मान निकल का है वो कितना निकल का आएगा? 0। अगर 0 निकल का आता है तो क्या हो जाएगा? वो बिंदु संरेख सिद्ध हो जाएगा। अब एक चीज बोलता है इसमें समदूरस्थ। तो समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ में क्या होता है? उसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं। तो 3 पॉइंट से क्या करते हैं हम? पहले 2 की दूरी निकाल लेते हैं, वहां से मान लेते हैं कि d1 निकल जाएगा, फिर लास्ट के 2 की दूरी निकाल लेते हैं तो d2 निकल जाएगा। अगर समदूरस्थ कहता है एग्जाम में तो दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर बराबर लगा देते हैं। तो दोनों को बराबर बराबर लगा देंगे तो वहां से x और y में संबंध निकल का जाएगा, या x की वैल्यू निकल जाएगी या फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको किस टाइप का दिया हुआ है। इसमें जो अगला चैप्टर आता है वो आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हाई स्कूल के मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला आता है वो होता है साइन। इसमें 3-4 पद होते हैं, साइन कोस टेन। तो यहां पर ले लेते हैं साइन, यहां थीटा लिख सकते हैं या अल्फा बीटा गामा, यहां कोण कुछ भी हो सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है, जिसका जो मान होता है वो होता है 1/√2
कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/कोट थीटा। इसी प्रकार से जब साइन का फॉर्मूला होता है कोसेक, अगर हम कोसेक का फॉर्मूला खोलते हैं कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/कोस थीटा। और कोट का हो जाएगा कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। टेन का एक सूत्र और होता है, टेन का सूत्र होता है, अगर हम टेन को साइन और कोस के पदों में चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा का सूत्र हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। हाई स्कूल के मैथ के अधिकांश जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस प्रमेय से ही सोल्व हो जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। यहां हम एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। ये होता है इसका आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज में लंब सबसे लंबी भुजा, कर्ण सबसे लंबी भुजा मानी जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण आप इधर ही लिख सकते हैं, लंब को आगे पीछे कर सकते हैं, लंब हम शुरू में लिख सकते हैं या फिर इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन में। लेकिन कर्ण को हमें इधर ही लिखना पड़ता है। अब इसमें जो फॉर्मूला पूछता है वो पूछता है कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार या कर्ण बटे आधार जो होता है वो आपको किस टाइप से याद रखना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है, ट्रिक क्या है उसके लिए, ट्रिक है लाल बटे LAL बटे के इसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है साइन की वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू हो जाएगी L/K, L/K। यही हम कह सकते हैं लंब और बटे क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम कोस की वैल्यू निकालेंगे तो आधार ए से हो जाएगा आधार और के से हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से हम टेन की वैल्यू निकालेंगे तो टेन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लंब बटे आधार, क्या हो जाएगी लंब बटे आधार। इससे जो अगला चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, यानी इसमें जो चित्र वाले सवाल होते हैं उनमें जो अधिकांश सूत्र जो लगता है वो लगता है टेन वाला, लंब बटे आधार वाला। तो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में और भी फॉर्मूले हैं जिसमें अप्लाई होने हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर यहाँ से हम मान निकालना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम यहीं रोक लेंगे और कोस को ले जाएंगे माइनस में, तो एक फॉर्मूला और नया बन जाएगा इस टाइप से। इसी प्रकार से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी से अगला जो सूत्र है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें एक नया सूत्र और है, सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम कोट की वैल्यू निकालेंगे तो कोट को इधर ले जाएंगे, इस 1 को उठा के हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है इन सब में क्या है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। इसमें जो फॉर्मूला है वो आगे जो फॉर्मूला अप्लाई होंगे वो होंगे, अगर हम साइन 90 में से कुछ घटाते हैं, थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, 60 70 कोई संख्या ABCD मतलब कुछ भी हो सकता है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कोस अगर हम कोस में से कुछ घटाते हैं तो वो बन जाएगा साइन थीटा। यहाँ आता है फिर टेन 90 माइनस थीटा का होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा का होता है
टेन थीटा। फिर आता है सेक, सेक 90 माइनस थीटा का होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि हाई स्कूल में यही फॉर्मूले अप्लाई होने हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और भी हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने हैं हाई स्कूल के लिए केवल। तो इसमें जो फॉर्मूला है तो वो आता है अगला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इसी का एक नया सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आता है कोस 2 थीटा। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं जो हाई स्कूल के मैथ की ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होने हैं। इनके अलावा टेन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र लगेगा टेन 2 थीटा का। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं साइन ए प्लस बी के सूत्र क्या होते हैं, साइन ए माइनस बी के सूत्र क्या होते हैं। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र। इसी प्रकार से हम साइन ए माइनस बी का सूत्र खोलेंगे। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी, प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ माइनस तो कहाँ आएगा बीच में प्लस, कोस ए कोस बी, और यहाँ जाएगा प्लस साइन ए और साइन बी। तो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में केवल इतने ही फॉर्मूले अप्लाई होने हैं। वैसे फॉर्मूले तो और भी हैं लेकिन वो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं होंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको यूज कैसे करनी है, इसमें 3 चीज है, लंब, आधार और कर्ण। इसमें 2 चीज देता है, केवल एक ही चीज निकालने के लिए कहता है। उसके बाद पूछता है कि साइन का मान क्या है, कोस का मान क्या है, फिर टेन का मान क्या है। उसके लिए आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको यही फॉर्मूले केवल याद रखने हैं हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हो। इसमें जो अगला चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। इसमें जो है बेलन के बारे में पढ़ते हैं, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेलन। तो बेलन के सूत्र क्या क्या होते हैं। बेलन का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप का बना होता है। ये होता है बेलन। ये हो जाएगा बेलन का आधार, ये हो जाएगा बेलन, ये हो जाएगी बेलन के आधार की त्रिज्या, ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। तो बेलन में सबसे पहला जो सूत्र आता है वो होता है बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। आर क्या है त्रिज्या, एच क्या है इसकी ऊंचाई। इसमें जो अगला सूत्र आता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसमें जो अगला सूत्र आता है वो होता है इसका आयतन, कि बेलन का आयतन कितना होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो वक्रपृष्ठ होता है वो वर्ग इकाई में आता है, ये वर्ग इकाई में आएगा और ये आएगा घन इकाई में। ये हो जाएंगे बेलन के फॉर्मूले। और एक होता है आधार। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एक आधार है, और जो आधार है वो क्या है एक गोलाकार है, मतलब कि हम कह सकते हैं वृत्ताकार है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आधार चाहे वो शंकु का हो, बेलन का हो, या छिन्नक का हो, तो सबका जो सूत्र होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो ये सूत्र है बेलन के। अब आता है इसमें
शंकु, शंकु जो है वो इस तरह से बनता है, ये हो जाएगा शंकु, ये हो जाएगा शंकु का आधार, ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, या हम कह सकते हैं तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तो इसका जो सूत्र है सबसे पहला वो होता है वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। फिर आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का होता है पाई आर एल प्लस आर, ये सूत्र होता है। फिर आता है आयतन, आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एल का मान हमें निकालने के लिए सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। अगर आपको एच का और एल का मान आर का मान दिया है तो एल हम आराम से निकाल सकते हैं। फिर आता है गोला, तो गोले का जो सूत्र होता है वो क्या क्या होता है, गोले का होता है ये हो जाएगा गोला, ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी, ये गोले का हो जाएगा केंद्र। तो गोले का ये होता है एक क्षेत्रफल, ये हम कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का क्षेत्रफल। और फिर आता है गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। गोले के केवल 2 ही सूत्र हैं। इसके बाद आता है अर्धगोला, अर्धगोला किस टाइप का बनता है, ये हो जाएगा अर्धगोला, ये अर्धगोला हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितने में होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं वक्रपृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया अर्धगोले का वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल। इसी में आता है संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण वक्रपृष्ठ किसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें आता है इसका आयतन, आयतन होता है इसका 1/3 और 2/3 पाई आर की घात 3, ये सूत्र हो जाएंगे अर्धगोले के। इसमें जो लास्ट है वो है छिन्नक, तो छिन्नक इस टाइप का बनता है जिस तरह की बाल्टी होती है या गिलास होता है, तो छिन्नक जो है वो इस टाइप का बन जाएगा, ये हो जाएगा छिन्नक। इसमें 2 त्रिज्या होती हैं, ये ऊपर से चौड़ा हो सकता है, नीचे से छोटा, या फिर नीचे से छोटा या फिर ऊपर से टेढ़ा, इस टाइप से हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसका छिन्नक। ये हमने मान लेंगे R1, इसे मान लेंगे हम R2, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई h और ये हो जाएगी तिरछी ऊंचाई l। तो इसमें जो सबसे पहला सूत्र आता है वो आता है वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका, वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू में L, ये सूत्र होता है पाई R1 प्लस R2 और इंटू में आता है इसके L। ये हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ। इसका आता है इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है इसका सूत्र, आयतन होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 R2, ये सूत्र होता है 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसमें जो अगला सूत्र आता है वो आता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठ का होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू में L प्लस पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, ये सूत्र होता है शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का। उसमें जो अगला सूत्र होता है वो होता है L निकालने के लिए, L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई या छिन्नक की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। तो क्षेत्रमिति के जो सूत्र हैं वो केवल इतने ही हैं, बेलन, गोला, अर्धगोला, छिन्नक। तो बेलन के भी फॉर्मूले हुए, शंकु के हो जाएंगे, ये शंकु के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गोले के, ये हो जाएगा अर्धगोला और ये हो जाएगा शंकु का छिन्नक। तो ये फॉर्मूला आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। इसमें जो अगला चैप्टर आता है वो आता है सांख्यिकी। इस जो है लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें जो पहला फॉर्मूला आता है वो आता है समांतर माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग
पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सूत्र है। या फिर आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको कई सारे नंबर दिए हुए होंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको टेबल के रूप में सवाल दिया हुआ है तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं एक्स बार। एक्स बार को बोलते हैं समांतर माध्य, समेशन कह सकते हैं इसको, या हम सिग्मा कह सकते हैं, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होने हैं वो आपको मैं बता दूंगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये हो जाएंगे समांतर माध्य के सूत्र। अब आता है माध्यक, माध्यक या माध्यिका। अब इन दोनों के नाम में बच्चे एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि माध्यक कहीं समांतर माध्य तो नहीं है। अगर देखो माध्य कह रहा है तो हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। अगर माध्यक या माध्यिका कहता है तो हमें निकालना है माध्यिका, क्योंकि लास्ट में आप क्या देख सकते हो दोनों में क्या क्या है, कॉमन पद है, तो क्या लगेगा, माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो माध्य के लिए सूत्र होते हैं, एक सूत्र होता है जब आपको टेबल दी हुई हो तो टेबल के लिए कौन सा सूत्र लगता है, तो उसका फॉर्मूला है माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा में एच, ये सूत्र लगाना है। अगर आपको कई सारे पद दिए हुए हों, कई सारे पद दिए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उन पदों को पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि उन्हें हम गिन के देखते हैं कि n का मान सम है या विषम है। अब यदि n क्या है, सम संख्या है, अगर n क्या है, सम संख्या है, तो माध्य के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो माध्य के लिए जो सूत्र लगेगा वो लगेगा 1/2 और n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। ये सूत्र लगेगा जब n का मान सम हो। अगर n का मान विषम है, अगर n का मान क्या है, विषम है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एम ई बराबर n प्लस 1/2 वे पद का मान, ये सूत्र लग जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा जब आपको कोई टेबल दी हुई हो, उसमें संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको कई सारे पद दिए हुए होंगे। सपोज करो आपको पद दिए हुए 2 4 8 1 4 5 इस तरह के पद दिए होंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम इन पदों को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर इन्हें गिन के देखेंगे पद कितने हैं। अगर सम हो तो हम सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विषम होगा तो हम विषम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें जो अगला फॉर्मूला आता है वो आता है बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक में आपको कई सारे नंबर, जैसे ये वाले नंबर दिए हुए हैं, तो हमें देखना पड़ता है सिंपली कि कौन सा पद अधिक बार आया हुआ है। जैसे देख सकते हैं आप कि 4 जो है वो 2 बार आया है, बाकी सब 1 बार आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पद ज्यादा बार आता है, ये जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वो कहलाता है बहुलक। अगर आपको टेबल दी हुई है, सारणी दी हुई है, तो उसमें बहुलक किस प्रकार से निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये सूत्र लगाना है और गुणा में होता है इसके H। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको कोई टेबल दी हुई होगी और आपसे कहता है बहुलक निकालना है। अब माध्यक मतलब समांतर माध्य है, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप को आपको सभी फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।